हेलो एवरीवन, वी आर बैक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी इन जावा। ओके, सो गाइस मेमोरी मैनेजमेंट जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली जेवीएम ने क्या किया है, आपकी मेमोरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज योर स्टैक मेमोरी, ओके, एंड द अदर इज योर हीप मेमोरी। ओके, सो बेसिकली गाइज स्टैक में क्या क्या चीजें सेव होती हैं, आपकी जो शॉर्ट टर्म लिव्ड ऑब्जेक्ट्स है, ओके, या फिर जो भी चीजें हैं, ओके, जिनकी लाइफ टाइम बहुत कम है, वो हम स्टैक में सेव करते हैं। जैसे कि आपके वेरिएबल्स, वो आपकी स्टैक में सेव होते हैं। देन आपके कुछ पार्शियल रिजल्ट्स का क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सो हमने कैलकुलेट कर लिया ए प्लस बी। सो ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट आएगा वी आर गोइंग टू अल्टीमेटली ऐड इट टू सी। तो ए प्लस बी का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो क्या आपका पार्शियल रिजल्ट। तो वो पार्शियल रिजल्ट भी आपका कहां पे सेव होगा, स्टैक में। ओके, देन हमारे पास जो मेथड इन्वोकेशंस होते हैं उनका ऑर्डर, ओके, दैट इज ऑल्सो बीइंग सेव्ड इन योर स्टैक। दैट मीन्स पहले सपोज मेन आपका इन्वोक होगा, देन मेन इज कॉलिंग सम अदर फंक्शन माइट बी, देन सम कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड। सो किस ऑर्डर में आपके मेथड्स कॉल हो रहे हैं वो भी हम लोग स्टैक में सेव करते हैं। ओके, हीप्स में हम आपके ऑब्जेक्ट्स को सेव करते हैं एंड arrays को, again your array strings are considered as the objects in your Java. Okay, so हम ये सब heap में save करते हैं। Other than that guys, references to the objects, okay, ये हम stack में save करते हैं। रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है, रेफरेंसेस का मतलब होता है हम किसी भी एड्रेस लोकेशन को अगर रेफर कर रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेफर कर रहे हैं तो वो हम स्टैक में सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स बना लिए टी एंड एस। ओके, सो अब क्या हुआ, टी इज एक्चुअली रेफरिंग टू सम ऑब्जेक्ट। ओके, एक्स वाई जेड क्या है, एक ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को। ओके, सो वो हमने टी को रेफर करा दिया एंड एस इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू टी, लेट्स से। अब क्या होता है, इन योर जावा वी आर हैविंग द स्ट्रिंग पूल, ओके, जिसके अंदर आपके स्ट्रिंग्स कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन सिर्फ सेव होते हैं। ये नहीं होगा कि यहाँ पे टी की जो एक कॉपी बन जाएगी एक्स वाई जेड की, अगेन एस की कुछ कॉपी बन जाएगी एक्स वाई जेड की। ओके, एंड अल्टीमेटली बोथ कैन हैव देयर ओन मैनिपुलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्स वाई जेड आपके एक स्ट्रिंग पूल में रहेगा। लेट्स से एक्स वाई जेड यहाँ पे सेव हो गया। टी और जो एस थे, ओके, जो रेफरेंस कर रहे हैं, जो रेफर कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, वो दोनों इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रेफर करेंगे। तो जो टी एंड एस है ये आपके सेव होंगे स्टैक के अंदर, और जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट था, जो आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था एक्स वाई जेड था, वो आपका कहाँ स्टोर होगा, हीप के अंदर। ओके, सो all the references to the objects are being stored in your stack and the actual object is being stored in your heaps. So guys, again I am telling you, in your Java what we are having a string pool, जो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड की एक हमने ऑब्जेक्ट को सेव कर लिया पूल के अंदर। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर रेफरिंग टू दैट ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड इन द स्टैक। हमारे पास डिफरेंट कॉपीज नहीं बनेंगी स्ट्रिंग पूल के अंदर। हमारे पास ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक बार एक्स वाई जेड सेव होगा और बाकी सब उसको रेफरेंस करेंगे। तो इस तरीके का हमारे पास कोई भी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनती है। ओके, सो दीज रेफरेंसेस विल बी सेव्ड इन योर स्टैक। नाउ स्टैक
स्टैक्स आर फॉलोइंग योर LIFO ऑर्डर। ये तो हमें डेटा स्ट्रक्चर से भी पता है कि स्टैक हमेशा एक लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर फॉलो करता है। दैट मीन्स whatever is going in, okay, in your stack in the last, okay, will be the first which will be coming out of your stack, okay, but heaps में कोई ऑर्डर नहीं फॉलो होता, ओके। हीप्स के अंदर गाइस डायनेमिक एलोकेशन होती है। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ रनिंग डायनेमिक एलोकेशन एज वेल एज योर डी एलोकेशन, ओके। इसका मतलब क्या है, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा तब अकॉर्डिंगली योर हीप विल बी क्रिएटिंग वन स्पेस, ओके, और उसके बाद वो क्या होगा, डायनेमिकली एलोकेट करेगा स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेम वेज फॉर योर डी एलोकेशन गार्बेज कलेक्टर्स आर देयर इन योर जावा, okay, so these garbage collectors on your scheduled time, okay, automatically will be invoked and they are going to deallocate all the objects and the threads what you are not using at that point of time, okay. So everything will be considered by your JVM, okay. The other difference would be in case if you are having some space problem, okay, might be you are not having much of the space available in your stack, then you will be getting this kind of the error, java.lang stack overflow error. So guys, errors are what? Something like unexpected thing is happening, what is not under your control as a programmer. That is according to the machine. If some machine is having some problem, stack space is not there, so this kind of an error will be originated for you, okay. What is the difference between error, exception? So that we will be seeing later on. But error usually क्या होता है कि प्रोग्रामर्स के हाथ में नहीं होता, ये मोस्टली किसके हाथ में होता है, आपका मशीन डिपेंडेंट होता है। अनएक्सपेक्टेड थिंग है जो हो गई है, ओके, जिसको हमें डील करना है। एंड इन केस अगर आपकी हीप स्पेस नहीं होती है, आपके पास इनफ हीप स्पेस नहीं है टू एलोकेट योर ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास एरर आती है java.lang out of memory error, okay. Okay, so now guys, what is happening in your stacks, it is the scope is very much limited, okay. Scope is limited as soon as the function is returning, or might be your program is ending, okay. So as soon as your function is returning or your variable scope is ending, so your stack will be removed, okay, or your variable will be removed from the stack, okay, not the stack, I'm sorry, but the variable will be removed from the stack, okay. On the other hand, आपका हीप में क्या होता है, जब तक आपकी पूरी एप्लीकेशन रन कर रही है तब तक आपके पास वो ऑब्जेक्ट हीप में रहता है, until unless आपकी एप्लीकेशन ही स्टॉप हो गई, या फिर आपने अपना सिस्टम ही स्विच ऑफ कर दिया, या फिर से आपने एक्सप्लिसिटली फ्री मेथड्स को कॉल किया और आप रिलीज कर रहे हो कुछ रिसोर्सेज को, तब जाके आपकी हीप स्पेस पे से ऑब्जेक्ट्स की एलोकेशन हटेगी या फिर से डी एलोकेट होगा। बट इन केस ऑफ योर स्टैक, एज सुन आपका अगर कोई भी वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है, कोई फंक्शन रिटर्न हो जाता है, तो आपका स्कोप एंड हो गया एंड अल्टीमेटली योर वेरिएबल विल बी डीएलोकेटेड फ्रॉम द स्टैक। नाउ वन मोर थिंग, योर गाइस, as soon as one thread is being created, okay, so stack space will be created for that thread. That means you will be having the individual stack spaces for each and every thread, okay. So your stacks are basically thread safe. On the other hand, your heaps, they are global for all the threads. That means all the threads are going to access the same space, okay. So they are not thread safe, okay. तो इसमें आपको हीप्स में आपको प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, ओके. अदरवाइज क्या होगा, मल्टीपल थ्रेड सेम
ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे या सेम स्पेस को एक्सेस करेंगे, हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज में कोई डिस्क्रिपेंसीज को ले आए, तो इसलिए हमें एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन चाहिए इन केस फॉर द थ्रेड सेफ्टी. बट इन योर स्टैक्स यू आर ऑलरेडी हैविंग द थ्रेड सेफ एप्लीकेशंस. ओके, सो स्टैक्स आर ऑलवेज लेसर इन द अमाउंट. ओके, बहुत छोटा स्पेस होता है स्टैक का, सिंस इट इज वेरी मच लोकल फॉर ईच एंड एवरी थ्रेड. ऑन द अदर हैंड आपका जो हीप होता है उसमें काफी ज्यादा स्पेस होता है, बिकॉज इट इज ग्लोबली अवेलेबल फॉर ऑल द थ्रेड्स. ओके, इट इज थ्रेड सेफ. It is not thread safe. You have to give the proper synchronization. Okay, then usually हम लोग stacks में क्या store करते हैं? Variables, reference to the objects, the method invocation order. So all these things are being saved in your stack. Heap में हम लोग क्या save करते हैं? हमारे objects, arrays, हम इन चीजों को save करते हैं. Dynamic allocation and deallocation होती है space की by the JVM in your heap. Okay, then stack is always faster, okay, in access, in allocation, in deallocation, but your heaps are slower. stack की space बहुत कम होती है, heap की बहुत ज्यादा होती है. Stacks are thread safe, heaps are not thread safe. Okay, in case if you are not having the space in your stack, then you will be getting this error of java.lang.stack overflow error. और in case अगर आपके पास heap में space नहीं होती तो you will be getting this error of java.lang.out of memory error. Okay, then this we have already discussed. Okay, other than that we have seen that your objects and arrays are being saved in your heap, and here we are saving your variables, your partial results, your invocation of your methods, the order, okay, of those invocation of the methods are also being saved in your stack. So let's take an example, guys. Okay, so let's take we are having certain call stack with us, where how the methods are being called. So firstly the main will be called. Okay, then might be some function is calling where you are calling the build student, and it is having certain parameters. One is for the roll numbers and other is for your name. So two parameters are there. Then for your student constructor is there. In your constructor also you are having the two parameters, integer and your for the roll number and the name. ओके, सो ये हमारा कॉल स्टैक है. लेट्स से हमारे पास कुछ एक क्लास क्रिएटेड है, स्टूडेंट क्लास है. ओके, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को क्रिएट करें विद इट्स रोल नंबर, विद हिज और रोल नंबर एंड नेम. अब हमारे पास जो स्टैक मेमोरी में सेव होगा, स्टैक मेमोरी में आप थ्रेड्स को फॉर द टाइम बीइंग ये कंसिडर कर सकते हो कि ओके कुछ हमारे पास थ्रेड्स हैं जो you can say all the objects of your class. Okay, वो हमारे पास individual threads की तरह वर्क कर रहे हैं. Okay, तो हमने let's say 2 objects बनाए यहाँ पे. तो हमारे पास हर थ्रेड के लिए क्या हुआ, अलग से एक स्टैक स्पेस एलोकेट हो गई. ओके, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास रोल नंबर लेट्स से हमने दे दिया 5. ओके, फिर हमने एक नेम यूज किया जो था एक रेफरेंस था सिर्फ नेम का. ओके, और हमने एक दिस ऑब्जेक्ट कर लिया. दिस इज क्या, जो हमारे करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है. तो ये रेफरेंस है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए, नेम है जो रेफरेंस है हमारे नेम के लिए. ओके, एक और ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने क्या किया, रोल नंबर दे दिया 5 अगेन, नेम हमने दे दिया यहाँ पे टॉम लेट्स से, और अब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे लेट्स से स्टूड. ओके, सो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया. अब हमारे पास जो हीप स्पेस आया, हीप स्पेस इज ग्लोबल. ओके, फॉर ऑल द थ्रेड. सो ये थ्रेड भी इसी को रेफर करेगा और ये थ्रेड भी यहीं पे रेफर करेगा. तो हीप में हमारे पास क्या था, पहले एक हमारे पास स्ट्रिंग टूल था. ओके, जिसके अंदर आपने नेम को सेव कर लिया. नेम क्या था, टॉम. ओके, तो आपका ये जो नेम है ये भी इसी को रेफर कर रहा है, और जो रेफरेंस है उस नेम का ये भी इसी टॉम को ही रेफर कर रहा है. अब एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया था स्टूड ऑब्जेक्ट. ओके, जिसके अंदर हमारे पास एक रोल नंबर था, नेम था,
जो आपके इसी टर्म को रेफर कर रहा है, एंड वन ऑब्जेक्ट था जो हमारे पास रेफरेंस है, ये स्टूड ऑब्जेक्ट। ओके, अब आपका ये जो स्टूड ऑब्जेक्ट है ये भी इसको यू कैन से रेफर कर रहा है। सेम वेज आपका जो दिस है, दिस इज ऑल्सो रेफरिंग टू द करंट ऑब्जेक्ट, ये भी इसी को रेफर कर रहा है। तो अल्टीमेटली ऑल द नेम रेफरेंसेस और योर string references or your object references are saved in your stack for the different threads, but on the other hand pool में आपके heap के अंदर एक string pool होगा। same ways आपके जितने भी objects हैं वो create होंगे। all the references will be pointing to the same location, that means globally सारे threads सारे object refer करेंगे एक single location को। okay, unlike your stack. So these are the two major memory spaces in your Java, okay, and that has to be considered very much properly। क्यों? क्योंकि हमें अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हमें जितने भी अपने क्लासेस बनानी है, वी हैव टू टेक इन द कंसिडरेशन कि अच्छा मेमोरी की एलोकेशन एंड डी एलोकेशन किस तरीके से होगी, ओके, और क्या पार्ट हमारा स्टैक में सेव होगा, कौन सा पार्ट हमारा थ्रेड सेफ है और कौन सा पार्ट हमारा हीप में सेव होगा जहां पे हमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। ओके, हाउ वी विल बी डूइंग द सिंक्रोनाइजेशन इन द थ्रेड्स, और व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, और यू कैन से व्हाट आर दीज एक्सेप्शंस, errors, so those we will be dealing more in the later sessions. So guys, for the next session we will be taking the installation part and then we will be moving ahead. Thank you very much.